नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर चंदौली से है, जहां जिले के नौगढ़ विकास खंड के गंगापुर गांव से सरकार की योजनाओं को बदनाम करने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब लाभार्थियों से वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता का यह आरोप है कि उनसे जबरन 10,000 रुपए वसूले गए। कई ग्रामीणों से धोखे में अंगूठा लगवाकर 10,000 रुपए तक ले लिए गए। ग्रामीणों का यह कहना है कि सरकार जहां गरीबों को आवास देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं गांव स्तर पर जिम्मेदार लोग ही गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। मामले से नाराज पीड़ित लाभार्थियों ने खंड विकास अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की। बीडीओ ने पूरे मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमारा जो आवास आया है मुख्यमंत्री वाला आवास, उसमें जबरन जो है सुलेंद्र प्रधान मतलब वो 10,000 ले लिया है। कितने लोगों से लिए हैं? सब लोग से। कितने लोग हैं? 10, 15, 20, 25 लोग हैं। ग्राम पंचायत गंगापुर से आज कुछ लोग आए थे। उनका आरोप है कि जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आवास उन लोगों को स्वीकृत हुआ है, उस पर प्रधान कुछ पैसे उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो उन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो यही मामला है। इसमें विशेष करके जो वंचित तबके के लोग हैं, कुछ इसमें चेरो हैं, विकलांग है, विधवा है, इस तरीके के लोग हैं, इन्हीं लोग को आवास से आया हुआ है। तो आज जो लोग आए थे वो चेरो समाज के लोग थे जी। हमने उनकी जो शिकायत है उनको सुना है और अब उस पर जाँच कराते हैं। अगर उनकी जांच में सत्यता पाई जाती है तो बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो आवास अगली खबर जालौन से है, जहां जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल कोच कोतवाली क्षेत्र के तितरा खलीलपुर गांव में नहर के पास ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सड़क के किनारे खाई में जा गिरी, जबकि ट्रैक्टर घिसटता हुआ पास भी खड़े एक पेड़ से जाकर टकराया। हादसे के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार में सवार मां और बेटे की जान बच गई। हालांकि दोनों इस दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक समेत ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के जालौन जिले से दिल को दहला देने लायक और सोचने पर मजबूर कर देने लायक खबर सामने आई है, जहां महंगे मोबाइल की चाह में एक नाबालिग छात्रा ने अपनी जान ले ली। मामला डकौर थाना क्षेत्र के कुशमिलिया गांव का है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा माया पिछले कई दिनों से अपने पिता से आईफोन दिलाने की जिद कर रही थी। परिजनों के मुताबिक, यानी जो परिजनों का कहना है, उनका यह कहना है कि छात्रा ने 2 दिन पहले ही पिता से यह कहा था कि अगर 2 दिन में आईफोन नहीं मिला तो वो जान दे देगी। शनिवार को माता पिता रोज की तरह काम पर चले गए और इसी दौरान छात्रा ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर पहले उरुई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज उसे रेफर किया गया और इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हादसा जी हुआ कि हम सब्जी लेने जा रहे थे, वो यहाँ भाई बहन जी फ़ोन की बचाए खुचर करें थे, तो हमने कहा हम सब्जी लाएँ, उतने फ़ोन पैसा है ना, सब्जी लेके हम अपना काम करें। और मुझी माता ये कह दी कि तुम कौन सा टूरन जाओ, आज की छुट्टी है बेटी की, तो यहीं रह रहे सब। तो हम चले गए सब्जी लेने और ई की माँ ने चली गई मजदूरी है। अब आज यही घर में थी, सो बस इसने धमकी दे दी थी कि आज हमें आईफोन चाहिए, नहीं रुपया दो हमारे। तो हमने की उतनी व्यवस्था नहीं ना, हम तो फसल आए पे फ़ोन लगवा दे, वो सबके 100 कर दे। उनके फ़ोन है, तुम्हारे फ़ोन हो गए, उनको फ़ोन होगा तो ख़राब टूट गो, तो हम तुम्हें फ़ोन ले हैं, इतनी बात है बस। अब उसके बाद उतने अस्पताल में बताओ कि जहर खा लो, इतने पलटी के तरीके से जहर, और उन्हें खुद अपने मुँह से बताओ थे भाई लोगों ने कि जहर खा लो हमने, और हमें बचा लो। सुबह घर मोहल्ला के लेवा गए, पर हम यहाँ से जब हमें पता चलो फ़ोन हम लोग हतू ना, सो हम आए, सो हमने कि इतने मोहल्ला के बोले कि तुम्हारी लड़की तो अस्पताल में है। तो हम सब्जी उतार के जल्दी अस्पताल पहुँचे, तो अस्पताल में मात्र हमें एक आवाज़ लगा पाई और एक के बाद बच्ची बेहोश सी हालत में हो गई। तो हमने कई डॉक्टर साहब को बुलाओ, तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब बोले रेफर कर दो, हमने एम्बुलेंस आ रही, एम्बुलेंस में ला दो। तो बच्ची बिल्कुल ठंडी पड़ी थी, बिट्टी उसमें जान नहीं थी। हादसा जी हुआ कि हम सब्जी लेने जा।
तो अगली खबर जालौन से है, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल केपीएच जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात 55 वर्षीय अनिरुद्ध पाल ने अपनी लाइसेंस से 315 बोर बंदूक से खुद को गोली मार ली। परिजन उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतक के बड़े पुत्र कमलेंद्र पाल ने स्कूल प्रबंधन पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। उनका यह कहना है कि लंबे समय से उनके पिता को विद्यालय प्रबंधन द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिससे वो मानसिक दबाव में थे, यानी मेंटली डिस्टर्ब थे। परिवार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही घटना के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। श्री केपीएस जूनियर हाई स्कूल गोपालपुरा में पढ़ाता था। उस स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था। जो 3 लोग हैं प्रताड़ित करते थे, 4-5 साल से दुखी थे। ना उनको वेतन मिल रहा था 1-1.5 साल से, ना उनको कोई पैसा जो अन्न होता है जमा वो भी नहीं मिला। रोज़ दुखी किया करते थे, कभी कुछ। हमसे भाई ने 2-3 बार बताया। मैंने उनको कहा भी कि भाई हम स्कूल जाएं, समझाएं। बोले आप जाओगे तो वो समझेंगे कि धमकी दे रहा है, इसलिए भाई ने हमें भेजा नहीं। उसके प्रताड़ित होते हुए मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। अपनी खुद की 315 राइफल से खुद को सिर में गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली। पिताजी गोली मार ली है। उस स्कूल से पढ़ाते थे बहुत ज़्यादा। कहाँ पर पढ़ाते थे? ग्राम गोपालपुरा में सहायक अध्यापक। क्यों गोली मारी है? स्कूल से परेशान थे बहुत। किस तरीके से परेशान थे? जैसे कि वेतन ही ताना निकालना नहीं है, वेतन ही निकाल रहे थे टाइम से, और भी कुछ था जो पैसे ऐसे सिस्टम था ये नहीं कर पा रहे थे। स्कूल प्रशासन प्रताड़ित है? हाँ, स्कूल। तो वहीं मथुरा के वृंदावन स्थित उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण भारतीय शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। मंगलवार को वर्ष में एक बार खुलने वाला बैकुंठ द्वार भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया, जहां भगवान रंगनाथ बैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए नजर आए। देर रात मंगला आरती से बैकुंठ उत्सव की शुरुआत हुई और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचे। मंदिर के महंत और पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पाठ और अर्चना की। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार से निकलने वाले भक्त को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बैकुंठ द्वार ये वर्ष में बैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है और ऐसी भावना के साथ ही भगवान श्री बैकुंठनाथ सबको दर्शन देते हैं और हम लोग सब बैकुंठ में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपना स्थान बनाते हैं, भगवान के श्री चरणों में स्थान बनाते हैं। एक पवित्र उत्सव के रूप में इसको माना जाता है इस एकादशी पर। मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। आज बैकुंठ उत्सव देखकर कैसा लगा, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी जिज्ञासा थी यहाँ पर आने की बैकुंठ धाम में, बस पहली बार आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा। ये कहा जाता है कि बैकुंठ धाम के दर्शन करने से इंसान को बैकुंठ ही मिलता है, तो इस उससे मैं मन में रखते हुए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन आके बहुत ही अच्छा लगा, सच में ऐसा लगा सच में स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। बैकुंठ द्वार ये वर्ष में बैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है और ऐसी भावना के साथ ही भगवान श्री बैकुंठनाथ सबको दर्शन देते हैं और हम लोग सब बैकुंठ में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपना स्थान बनाते हैं, भगवान के श्री चरणों में स्थान बनाते हैं। एक पवित्र उत्सव के रूप में इसको माना जाता है इस एकादशी पर। मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। आज बैकुंठ उत्सव देखकर कैसा लगा, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी जिज्ञासा थी यहाँ पर आने की बैकुंठ धाम में, बस पहली बार आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा। ये कहा जाता है कि बैकुंठ धाम के दर्शन करने से इंसान को बैकुंठ ही मिलता है, तो इस उससे मैं मन में रखते हुए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन आके बहुत ही अच्छा लगा, सच में ऐसा लगा सच में स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां अवैध बाजार को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल नहटौर थाना क्षेत्र के शानदार मार्केट में बिना अनुमति के बाजार लगाया जा रहा था। नगर पालिका के अधिकारियों ने अवैध बाजार बंद कराने के लिए नोटिस चस्पा किया और इसके बावजूद ठेकेदार ने दबंगई दिखाते हुए बाजार लगवाया। अवैध बाजार के कारण घंटों तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है और इसके चलते स्कूली बच्चों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले में नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो लखीमपुर खीरी से चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल पुलिस पलिया कोतवाली पुलिस ने नगर में चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण यानी कि गहने, भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद हुई है। कोतवाली प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने करीब 500 ग्राम आभूषण, 3 मोबाइल और नकदी बरामद की है। चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी सीज किया गया। चारों आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में चोरी की घटनाएं हुई। आज उन सभी घटनाओं का अनावरण किया गया। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें शिवम सोनी, नीरज, रोहित और अमर कश्यप हैं। ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद बाहर नौकरी करने चले जाते थे। ये घटना में मोटरसाइकिल का उपयोग करते थे, जिसको बरामद किया गया है। इनके पास से आभूषण, बर्तन, कुछ नेपाली करेंसी, इंडियन करेंसी और चोरी के पैसे से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो इन्होंने खरीदी थी वो बरामद हुआ है। इनको जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में चोरी की घटनाएं हुई। आज उन सभी तो बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र से सनसनीखेज घटना सामने आई। दरअसल ग्राम लहरा लाटपुर में एक खेत में गांव की ही एक लड़की का शव छत विछत अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना गांव के निवासी नन्हे गुप्ता मास्टर ने करीब 11 बजे थाना वजीरगंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर हृदय कठेरिया और क्षेत्राधिकारी बिसौली सुनील कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के शीघ्र खुलासे के लिए सर्विलांस और एसओजी की टीम के साथ थाना पुलिस की टीमें गठित की गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 29 दिसंबर को थाना वजीरगंज के अंतर्गत लहरा लालपुर में एक लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। इस संदर्भ में पंचायतनामा भरवा करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं महोबा से मानवता को शर्मसार करने वाली खौफनाक वारदात सामने आई, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र की हिंद टायर गली में रेलवे से सीनियर क्लर्क पद से रिटायर्ड 70 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह राठौर उनकी मानसिक विक्षिप्त 27 वर्षीय बेटी को नौकर दंपत्ति ने लालच में यानी संपत्ति के लालच में करीब 5 साल तक बंधक बनाकर रखा। आरोप यह है कि भूख और इलाज की कमी और लगातार प्रताड़ना के कारण ओम प्रकाश की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी रश्मि की हालत बेहद गंभीर है और वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई है। परिजनों का आरोप है कि नौकर दंपत्ति ने मकान पर कब्जा कर पिता बेटी को निचले कमरों में कैद रखा और मिलने आने वालों को बहाने बनाकर लौटा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। हमारे बड़े भाई साहब रेलवे में थे, वो 2015 में रिटायर्ड हो गए और 16 में पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई और उसके बाद यहाँ आकर वो रहने लगे। हमारे घर रहे 2 साल, फिर उनने अपना जो है मकान बनवा लिया एंटायर गली में, वहाँ सिटी में सबसे आखिर में। वहाँ खाना बनाने में असमर्थ थे, पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे में ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में लालच की उससे,
और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए, दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाते, उठ के बैठालना पड़ता है। और बाजार जाने के लिए आदमी 1 घंटा 2 घंटा लगता है। ये 1 बजे के निकले, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, बाहर से ताला लगा है। एक आदमी इस स्थिति में है कि वो खुद नहीं बता सकता, इनको ताला लगा के जाना चाहिए। इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ, और शाम को आना सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिले बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और 1-2 बार हम गए बिटिया को देखने, तो कहती थी बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे। तब इन्होंने ताला खोल के मिलने दिया, तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को, तो नहीं आने दे रही थी। लड़का, आदमी, औरत, तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। 1 मिनट का यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी रखवा दिया गया, पुलिस को सूचना दी गई है। परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे उनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे उनके आपस में मुठभेड़ हो रही है। हमारे बड़े भाई सब रेलवे में थे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलाब सिंह कुशवाहा हमारे साथ महोबा से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गुलाब, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, जहां एक दंपत्ति ने 5 साल तक बंधक बनाकर रखा पिता और बेटी को, और इसके बाद ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये तो हृदय विदारक है, विभत्स है, भयानक है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? गुलाब सिंह, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महोबा सदर में हाँ, हिंद टायर वाली रास्ता पड़ती है, यहाँ पे ये जो निवास करते थे, और यहाँ मानवता को पार करने वाली खौफनाक वारदात है सामने आई है। यहाँ नौकर दंपत्ति ने संपत्ति के लालच में रेलवे के रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक शक्ति बेटी को 5 साल तक कैद में रखकर सिर्फ मरने के लिए मजबूर कर दिया। भूख को पटाने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई इसमें। नहीं तो गुलाब सिंह, ये जो 5 साल से ये जो चल रहा था पूरा, मतलब इंसान अगर जरा सा भी उसके अंदर थोड़ी बहुत मानवता होती है, तो फिर वो इस तरह की चीजें 5 साल तक कैसे छुपा कर रखा, और ये मामला सबके संज्ञान में आया कैसे? मतलब 5 साल तक जो चीज छुपी रही, मकान के निचले हिस्से में ले जाकर पिता और बेटी को दफन कर दिया जिंदा, और उसके बाद ये 5 साल बाद ये पूरी कहानी बाहर कैसे आई और फिर ये भंडाफोड़ कैसे हुआ? इसमें हुआ कि इनको 5 साल तक बाहर को किसी से निकलने नहीं दिया गया है, बिल्कुल हाँ। ताला डला रहा है, और हफ्ता भर में कुछ खाने को देते रहे हैं, नहीं दिया तो 10 साल में बिल्कुल जमीन में मिल चुकी बिल्कुल। हाँ। और जो रही शिकायतों की, तो शिकायतों की किसी ने इनको गौर नहीं किया, और जबकि मर चुकी वहाँ पर बदबू आने लगी, जब मोहल्ले वालों को जानकारी हुई, मोहल्ले वालों को, हाँ। और इसकी जानकारी पुलिस को दी, हाँ। मौके पर पुलिस खुलवाए जब हाँ। तो गुलाब, ये जो कहा जा रहा है कि संपत्ति को लेकर ये घिनौनी हरकत की जा रही थी एक पिता और पुत्री के साथ में, ये संपत्ति कितने की थी कि भाई उसके लालच में इस तरीके का इंसान इस हद तक चला जा रहा है? पहला, और दूसरा ये कि वो जो बच्ची मिली है जिसकी हालत अभी दयनीय बताई जा रही है, वो अभी कहाँ है? अस्पताल में भर्ती है? कुछ बोल पा रही है, नहीं बोल पा रही है? उसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास गुलाब? अभी इससे अस्पताल में है, और अभी हमने फोन लगाया तो सीएमओ को जानकारी दी है, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ। और ये जो दंपत्ति हैं जिन्होंने उनको बंधक बनाकर रखा था, ये कौन है? ये कहा जा रहा है कि भाई उनके यहाँ काम कर रहे थे, कि कैसे हैं? उनके रिश्तेदार हैं लोग, मतलब कैसे इस परिवार से मिले और इस परिवार की संपत्ति के लिए इसी परिवार को जिंदा दफन कर दिया? ये कौन है, कहाँ के हैं, और इनसे कैसे इनका संपर्क हुआ? मतलब ये जो रेलवे के अधिकारी है जिनके साथ ये कृत्य हुआ है, गुलाब? ओम प्रकाश अपनी, हेलो, ठीक है जी गुलाब, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज कट रही है सर।
जी बोलिए। 70 वर्षीय ओम प्रकाश अपनी पुत्री को। हेलो। हाँ जी गुलाब, बोलिए 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 आप। मेरी आवाज आ रही है आपको गुलाब? हेलो। ठीक है, वो गुलाब के पास मेरी आवाज जो है सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। गुलाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये मानवता को वाकई में शर्मसार कर देने वाली, यानी कि बेहुदगी की और शर्मनाक किसी कहानी की पराकाष्ठा हो सकती है तो यही हो सकती है कि संपत्ति के लालच में एक ही परिवार के पिता और बेटी को घर के निचले हिस्से में दफन कर दिया और पिता की मौत के बाद जब शरीर की बदबू बाहर आई तो फिर इस पूरी कहानी की दास्तान जो है वो बाहर आई। और इस पूरी घटना को सुनने के बाद ये पूरी घटना एक तरीके से एक चैप्टर, एक लेसन हमें सिखाती है कि संपत्ति के चक्कर में इंसान कहां से कहां तक जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हम रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर महोबा से है जहां पर शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। चरखारी तहसील के अस्थौन गांव निवासी 35 वर्षीय रघुराज को दलालों के जरिए कराई गई शादी भारी पड़ गई। यानी बिचौलियों पर यह आरोप है कि गांव के बिचौलिए ने 50,000 रुपए लेकर अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की युवती निशा से उसकी शादी कराई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 8 महीने बाद पत्नी मायके जाने की बात कहकर घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। बाद में यह पता चला कि दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, मंगलसूत्र और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गई। पीड़िता का यह आरोप है, यानी पीड़ित का यह आरोप है कि यह पूरी घटना बिचौलियों और महिला की सुनियोजित यानी कि प्री प्लान्ड साजिश है। रघुराज ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरी शादी हुई थी, लुटेरी दुल्हन थी, उसने शादी का वादा किया, शादी का घर आई, मेरा पूरा जेवर और कैश लेकर फरार हो गई। क्या कैसे हुआ था? संबंध किसने करवाया था? कब हुई थी शादी? शादी हुई थी 29 अप्रैल 2025 को। संबंध कहा था चरण सिंह राजपूत, शेखर राजपूत कनेरा का था। इन दोनों ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे। इनके माध्यम से मेरी शादी हुई। जब मैं वहाँ गया हूँ रक्षाबंधन के बाद तो लड़की बोली मैं नवरात्रि में आऊँगी। नवरात्रि में गया तो फिर लड़की वहाँ पे ना पता है मेरी। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कासगंज से है जहां सिरपुरा क्षेत्र में घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। बाजितपुर के पास बंदा पुलिया पर कम दृश्यता यानी कम विजिबिलिटी होने के कारण एक पिकअप वाहन नियंत्रित होकर पुलिया की बाउंड्री पर चढ़ गया और हादसे के दौरान चालक ने अपनी जान बचाने के लिए वाहन की खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन उसी समय वहां से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में आकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक की पहचान लाखन सिंह पुत्र तूड़ीराम निवासी गांव वेथारा और थाना नौरैया जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा रात करीब 2 बजे हुआ जब घना कोहरा छाया हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, वहां उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बरेली से है जहां तेल चोरी का बड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कंपनी के टैंकरों से तेल चोरी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आंवला डिपो से पेट्रोल पंपों की ओर जा रहे टैंकर को बीच सड़क पर रोककर पाइप डालकर तेल निकाला जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि टैंकर का ताला ओटीपी सिस्टम से खुलता है। इसके बावजूद तेल माफिया नई तकनीकी अपनाकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। कहीं पन्नी लगाकर तो कहीं रॉड काटकर टैंकरों से तेल निकाला जा रहा है। आंवला, कब्रिस्तान और बरेली के अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। कुछ समय पहले ही टैंकरों में हुए विस्फोट की घटना भी चिंता बढ़ा रही है। पूरा मामला थाना इज्जत नगर और थाना आंवला क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दर्शकों, इंडिया डेली लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव न्यूज टीवी चैनल। बड़ा सवाल है कि एक बरेली की तहसील आंवला स्थित वहां पर तीनों तेल के डिपो बने हुए हैं। बाहर से रैक आती है और वहां पर तेल को डिपो का स्टॉक होता है। वहां से सारे उत्तराखंड तक और जो है बरेली गंतव्य स्थान तक पेट्रोल पंप तक तेल को ले जाया जाता है टैंकरों के द्वारा। उस टैंकरों से सेंधमारी की जाती है। किस तरह से की जाती है आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं। 2 वीडियो में है, एक पन्नी लगाकर चोरी किया जा रहा है और जो है दूसरा जो पाइप डालकर चोरी किया जा रहा है। ये आज की घटना नहीं है, ये लगातार जब से डिपो बनाया तब से तेल माफिया सक्रिय हो चुके हैं और नई नई तकनीकी द्वारा तेल को टैंकरों से चोरी कर लेते हैं। इसमें मिली भगत जो है डिपो मैनेजर की भी होती है और माफियाओं का तो साफ तौर से यही आरोप है कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन को हमारा पैसा जाता है और हम
इसी तरह से खुलेआम बीच रोड पर तेल का चोरी का कारनामा जो है कर लेते हैं। दर्शकों, तो अगली खबर महोबा से है, जहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र मणि निषाद महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 13 जनवरी को लखनऊ में होने वाले कार्यकर्ता संकल्प दिवस का न्योता दिया। रविंद्र मणि निषाद ने निषाद समाज से एकजुट होकर राजनीतिक ताकत दिखाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब मछुआ समाज बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ समाज बन चुका है। आगामी पंचायत चुनाव और 2027 की तैयारियों को लेकर निषाद पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि जिस मछुआ समुदाय को लोग पियाऊं और बिकाऊं जानते थे कि ये दारू पी करके वोट देने वाला समाज है, ये मुर्गा खा के वोट देने वाला समाज है, ये तो छैकल साड़ी पहन की बहन बेटियां वोट दे देती हैं, उस समाज को टिकाऊ समाज बना दिया। और जो हमारा वोट ले करके हमारा ही शोषण करते थे, उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया। वो आज सत्ता से बाहर है। 10 साल से ये संकल्प दिवस पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग काम करेंगे, और जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते। तो वहीं मथुरा वृंदावन को स्वच्छ और हरित शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल नगर निगम ने नेचर ग्रीन कंपनी की तरफ से कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 50 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल ने किया। इन वाहनों के जरिए घर घर कचरों को इकट्ठा करके गीले और सूखे कचरे को अलग अलग किया जाएगा, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को गति मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र में नेचर ग्रीन कंपनी के द्वारा 50 इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे गए हैं, जिनकी लागत लगन है ये पूरे शहर में और नेचर ग्रीन कंपनी पर कि वह उस 15% की कमी को भी समाप्त कर देगी। और हमारा मथुरा वृंदावन नगर निगम जो दिए जा रहे हैं उसमें वाहनों में 4 कंपार्टमेंट है, जिसमें अलग अलग तरीके के कूड़े जो वेस्ट हैं उनको मैनेजमेंट करने की व्यवस्था रखी गई है। उसमें एक गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और हैजार्ड मैनेजमेंट और सैनिटरी मैनेजमेंट। तो महोबा के चरखारी से एक दुखद खबर सामने आई, जहां 30 साल की संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का यह आरोप है कि दहेज के लालची और पति ससुराल की प्रताड़ना का यह परिणाम है। संगीता ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। क्या घटना हुई, हमारी बहन का कल फोन आया था तो बोल रही थी कि भैया हमें आके ले जाओ, ये मुझे मारते पीटते हैं, ये मुझे ठीक से नहीं रखते हैं। तो हम क्यों बिट्टी क्या दिक्कत है, तो कह रही थी ये मारते हैं, कह रहे हैं हमें नहीं तुझे रखना। इसके पहले भी ये कई कह रहे थे हम नहीं मारेंगे कूटेंगे, हमें से ले जा रहे हैं, प्रेम से रखेंगे। फिर भी इसके बाद नहीं रखे। हमने शादी में 2 लाख बात हुई थी खूब, कह रहे थे भैया ले जाओ, मुझे मारते कूटते हैं। और सुबह फ़ोन किया कि उसकी तबीयत खराब है, अब यहाँ हम आए हैं तो वो मरी रात भर में मर गई। वो सुबह फ़ोन आया तो मर गई है तुम्हारी लड़की। सुबह काल जो है 12 बजे के लगभग फ़ोन किया है, नाती से बात किया है बिटिया ने कि पापा को भेज दो, मुझे यहाँ तकलीफ बहुत मेरे साथ है, माँ भर्ती करें, पैसे लेके आ जाओ। हमने पैसा जल्दी लेके आए हैं, जब तैयार भए हैं थोड़ी देर में फोन किया है तो मर गई है। क्या घटना। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।